हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार शाक्या और आज मैं 3 करंट अफेयर्स के टॉपिक लेके आपके सामने हूँ। सबसे पहला टॉपिक रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से। ठीक है, अभी ये न्यूज़ में है, क्यों है वो मैं बताऊंगा। दूसरा है ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक टॉपिक है, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ये अभी न्यूज़ में क्यों है वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा है एफडीआई अमेंडमेंट्स, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया में, यानी बाहर से जो कंपनियां आती हैं और भारत में इन्वेस्ट करती हैं, भारत में अपना व्यापार सेट करती हैं या भारत में पूंजी निवेश करती हैं, तो उनसे जुड़े कुछ नियम होते हैं। उन नियमों में कुछ परिवर्तन किया है भारत सरकार ने, तो उनके बारे में कुछ जानेंगे। और रिटन एग्जाम के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एफडीआई अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पे। इससे जुड़े हुए कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ये एक जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के सारे मुसलमानों को और दुनिया के सारी मुस्लिम कंट्रीज़ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देता है अपनी बात कहने के लिए। अगर कभी भी मुस्लिम कंट्रीज़ को या मुसलमानों को पूरी दुनिया में कोई एक कंसर्न होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के थ्रू अपनी बात कह सकते हैं, यहाँ पर अपना पॉइंट रेज कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये दुनिया के दूसरे देशों से या दुनिया की दूसरी बड़ी संस्थाओं से बात करके उसका हल निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहले तो आप ये देख लो। न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि OIC ने अभी भारत के लिए एक कंसर्न रेज किया है सॉरी, OIC ने ये बोला है कि भारत में मुसलमानों के साथ इस समय सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कारण क्या है कि तबलीगी जमात का जब से किस्सा आया कि तबलीगी जमात के लोगों की गिनती काफ़ी ज़्यादा है कोरोना वायरस फैलाने वालों में, और सबसे ज़्यादा वही संक्रमित हुए हैं, और उसका कारण ये है कि उन्होंने सरकारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाद से जो कुछ हुआ वो बताने की ज़रूरत नहीं है पूरे भारत में, आप खुद समझ सकते हैं जितनी भी न्यूज़ आई। लेकिन OIC को उससे दिक्कत हो गई। उन्होंने ये कहा कि आपके देश में, भारतवर्ष में क्या हो रहा है कि मुसलमानों के साथ तबलीगी जमात के द्वारा किए गए काम की वजह से मुस्लिमों के खिलाफ एक वातावरण तैयार हो गया है। भारत सरकार को इस एंटी मुस्लिम वातावरण को हटाने का प्रयास करना चाहिए, इसे सुधारने के प्रयास करने चाहिए। ठीक है, कितना सुधरेगा वो तो लॉकडाउन के बाद पता चलेगा कि हाँ क्या होगा। भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि ये सारी चीज़ें कंटेन कर ली जाएं। सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी यही है भारत सरकार की कि किसी तरीके से कोरोना वायरस को फैलने से रोका जाए। तो उसके लिए जो कुछ भी कोशिशें की जा सकती हैं वो की जा रही हैं। बाकी जो कुछ हुआ उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को और बातें, जहाँ तक मुझे लगता है कि और बातें भी कहनी चाहिए थी, जैसे कि केवल यही नहीं कि हाँ आपके यहाँ एंटी मुस्लिम वातावरण तैयार हो रहा है, बल्कि अगर आप मुस्लिमों के या भी मुस्लिम समाज के एक कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस प्लेटफॉर्म से मुस्लिम समाज को एक संदेश भी दें। ना केवल मुस्लिम समाज को, बल्कि एक कॉमन संदेश हो सकता है कि हाँ भाई सभी मुसलमानों के लिए कि देखिए इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इस समय हमें संभल कर रहने की ज़रूरत है। भारत के केस का रेफरेंस दे सकते हैं कि हाँ भारत में ऐसा केस हुआ है, लेकिन सभी मुस्लिम भाइयों से ऐसा अनुरोध है कि इसमें सहयोग दें या जो कुछ भी है। तो ये सारी बातें भी वो साथ में कह सकते थे। हालांकि वो उनकी मर्ज़ी है, किसी की भी मर्ज़ी होती है वो कितना बोले। तो जितना भी बोलना था उसने OIC ने बोल दिया। उसने सिर्फ ये कंप्लेन करी है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक सेंटिमेंट खड़ा हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने कंप्लेन की और इसीलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये हमारे जो दुनिया में UN है, यूनाइटेड नेशंस है, उसके बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके अलावा इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं? 57 कंट्रीज़ हैं, 57 कंट्रीज़ आर देयर। उसके बाद एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक, वो ये है कि इसका जो कार्यालय है वो जिद्दाह में है। जिद्दाह कहाँ पे है? सऊदी अरब में। जा करके एक बार उसमें देख लीजिएगा मैप में कि कहाँ पर जिद्दाह नाम की जगह है सऊदी अरब में। बाकी इसकी स्थापना कब हुई थी वो याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तो प्री एग्जाम में इससे ज़्यादा आने लायक OIC में कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ और आने लायक है कि क्या भारत OIC का मेंबर है? तो आंसर है नहीं, भारत OIC का मेंबर नहीं है, वो इसका ऑब्जर्वर स्टेट है। जैसे गांव में कभी पंचायत लगती है तो पंचायत में 4-5 लोग वो होते हैं जो मुख्य होते हैं, बाकी एक 2-3 लोग और वैसे होते हैं जो कि परिवार के नहीं होते या उस केस से सीधा ताल्लुक नहीं रखते, फिर भी एक ऑब्जर्वर की तरह, एक प्रेक्षक की तरह वहाँ पे बिठा दिए जाते हैं, ताकि वो भी अपने पॉइंट अगर रखना चाहें मामले को सुलझाने में तो रख सकते हैं। और वो सर्वसम्मति से माने जाते हैं कि हाँ हम इनकी बात भी सुनी जाएगी इस मामले में। ठीक है, तो उसी तरीके से भारत भी वहाँ पे एक प्रेक्षक की तरह है, यानी एक प्रेक्षक सदस्य है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में। भारत इसका पूर्ण परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक है, तो इतना ही है इसमें, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और अगर आप इतना पता रखते हैं तो OIC से रिलेटेड इससे बाहर कोई क्वेश्चन प्री एग्जाम में नहीं आने वाला।
ठीक है। दूसरा देखते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने कई बार देखा होगा, अगर बचपन में कोशिश करी हो आपने, कि दो ऐसी चीज़ें जो कि जिनमें कि चुंबकीय गुण नहीं होता, विद्युत चुंबकीय गुण नहीं होता या चुंबकीय गुण नहीं होता, अगर आप उन्हें रगड़ो, जैसे कंघी को अगर बाल से रगड़ते हो तो क्या होता है कि अगर कंघी को बाल से रगड़ो तो उसके बाद कंघी को किसी कागज़ के पास ले जाओ तो कागज़ का टुकड़ा उससे अट्रैक्ट होता है। इस इफेक्ट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है। होता क्या है कि जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो वो दोनों आवेशित हो जाती हैं, दोनों चार्ज हो जाती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से निकल करके दूसरी तरफ फ्लो करने लगते हैं जब आप रगड़ते हो उसको, जिसकी वजह से वो आवेशित हो जाती है, एक आवेश क्रिएट हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है। ठीक है। तो इसी चीज़ को इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका जो अध्ययन किया जाता है आवेशों का, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। और इस इफेक्ट को जब दो चीज़ों को रगड़ते हैं तो चार्ज उत्पन्न हो जाता है, चार्ज पैदा हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये एग्जाम में आने लायक है, और ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी एक कॉलेज है जिसका नाम है सेंटर फॉर नैनो एंड मैटर साइंसेस। नाम याद रखिएगा, सेंटर फॉर नैनो एंड मैटर साइंसेस। ये बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में ये कॉलेज है, सेंटर फॉर नैनो एंड मैटर साइंसेस। फिर से बता रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भारत सरकार का है, डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंडर आता है ये कॉलेज। यानी ये एक कॉलेज है और ये डीएसटी के अंडर खोला गया है। ठीक है। जैसे एक कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है ना, वैसे ही ये कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही एफिलिएटेड है सीधे। ठीक है। भारत सरकार की एक संस्था है ये। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक ऐसा फेस मास्क बना रहे हैं जो इस समय हम मुंह पे बांध करके चलना होता है हमें बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। वो ऐसा फेस मास्क बना रहे हैं जो कि आवेशित होगा, उसके ऊपर चार्ज होगा। तो उसमें क्या चीज़ें ली गई हैं? सबसे पहले उसको 3 लेयर का होगा, सबसे बाहर वाली लेयर और सब बीच वाली लेयर और सबसे लास्ट वाली लेयर, 3 लेयर्स हैं। तो बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर, ये दोनों लेयर्स किसकी बनी है? नायलॉन की। ठीक है। दोनों लेयर्स नायलॉन की बनी है, और बीच में एक लेयर और लगाई गई है पॉलीप्रोपिलीन की। ठीक है। तो इन 3 लेयर्स के बीच में होगा क्या कि पॉलीप्रोपिलीन और नायलॉन की लेयर के बीच में जब आपस में ये रगड़ खाएंगे या आपस में एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, तो जो नायलॉन है उस पर क्रिएट होगा नेगेटिव चार्ज और पॉलीप्रोपिलीन पे क्रिएट होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और इसी तरीके से जब पीछे आएंगे तो पॉलीप्रोपिलीन और पीछे हमारा क्या है? नायलॉन फिर से है। तो इन दोनों के बीच फिर रगड़ खाने से एक जो है इस साइड पे, हमारे साइड पे, मुंह के साइड पे क्या क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव, और जो प्रोपिलीन है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो दोनों ही साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाने की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जिसकी जद में अगर कोई भी, जिसके फील्ड में, जिसके एरिया में कोई भी अगर वायरस आता है, कोई भी बैक्टीरिया आता है, तो वो उसके बीच में आते ही मर जाएगा। ये प्रिंसिपल का यूज़ करके, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ करके, ये सेंटर फॉर नैनो एंड मैटर साइंसेज जो कॉलेज है, इसके बंदे, इसके बच्चे इस तरह का फेस मास्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए आप इसे याद रखिएगा। और सिंस ये कोरोना वायरस से जुड़ी हुई खबर है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कुछ भी कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है और जिस पे कम से कम ध्यान दिया जाता है, जिस पे कम से कम आप ध्यान दोगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कोरोना वायरस इस साल का हीरो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जब भी आएगा तो साइंस से रिलेटेड चीज़ें, साइंस के सेक्शन में इससे जुड़े हुए भयंकर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे प्रोटीन के बारे में पूछा जा सकता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, डीएनए के बारे में पूछा जा सकता है, आरएनए के बारे में पूछा जा सकता है। एक डीएनए किस तरह से एक मैसेजिंग आरएनए जनरेट करता है, और वो मैसेजिंग आरएनए जा करके राइबोस, दूसरी जो बॉडी होती है उसके अंदर राइबोसोम्स के ऊपर जा करके किस तरीके से वो क्रिएट करता है एक नए प्रोटीन को, कैसे अमीनो एसिड को सिंथेसाइज करता है। ये सारे साइंस के टर्म्स हैं, लेकिन आप इसको प्रोटीन संश्लेषण किस तरीके से, डीएनए आरएनए, एक जीन के बारे में पढ़ लेना, और डीएनए आरएनए किस तरीके से नए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ये जो कोरोना वायरस की जो शक्ल है जिसके ऊपर आप ये ऐसे ऐसे देखते हो बना हुआ, ये जो ऊपर दिखते हैं ना, ये कुछ है नहीं, ये प्रोटीन है। ठीक है। ये प्रोटीन है। तो इसके ऊपर ये जो प्रोटीन है, इससे अमीनो एसिड का संश्लेषण करके दूसरी जो बॉडी में, हमारी जो बॉडी का ये जो पार्ट है, इसके अंदर जो प्रोटीन है उससे मिल करके ये अमीनो एसिड का संश्लेषण करके हमारा शरीर का हिस्सा बन जाता है और हमें बैंड बजा देता है हमारी। तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा प्रोटीन के बारे में, और साथ में जीन के बारे में, साथ में डीएनए और आरएनए के बारे में, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो एक आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। तो ये सब क्या होते हैं ये सब पढ़ लीजिए, क्योंकि साइंस के सेक्शन में इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, डीएनए आरएनए से। इस बार जब भी लॉकडाउन खुले और जब भी एग्जाम होंगे, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे लोग कम ध्यान देंगे, कोरोना की खबरों पे ज़्यादा ध्यान देंगे।
इस वजह से जो साइंस एंड टेक का सेक्शन है, कोरोना वायरस एक वायरस से रिलेटेड बीमारी है, इसलिए जो आपका जीव विज्ञान है, जो बायोलॉजी का सेक्शन है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। तीसरा है एफडीआई अमेंडमेंट। ये तीसरा टॉपिक है आज का, लास्ट टॉपिक है एफडीआई अमेंडमेंट। एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये हमारा देश है भारत, ठीक है, और भारत में दूसरे देशों से आकर के लोग अपनी कंपनीज लगाते हैं। ठीक है। अब जब कंपनी कोई लगाता है, सपोज करो भारत में हमारी कंपनी है, ठीक है, अब होता क्या है कि जो भी कंपनी है बड़ी बड़ी, वो अपने शेयर मार्केट में शेयर उतारती हैं, और अगर मान लीजिए मेरी कंपनी के 100 शेयर हैं, तो मैं अपनी कंपनी का मालिक कब होता हूँ? जब 51 या 51 से ज़्यादा शेयर मेरे पास हों, यानी आधे से ज़्यादा शेयर जब मेरे पास हों, तो मैं क्या कहा जाता हूँ? तो मैं कहा जाता हूँ कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। क्यों? क्योंकि 100 शेयर मेरी कंपनी के थे, सपोज करो कि 100 शेयर थे, होते नहीं है, और भी होते हैं। 100 अगर शेयर थे तो 51 शेयर, यानी आधे से ज़्यादा शेयर अगर मेरे पास हैं, तो मैं अपनी कंपनी का मालिक हूँ। लेकिन अभी हुआ क्या है? अभी हो ये रखा है कि प्रोडक्शन रुक जाने की वजह से भारत के अंदर बहुत सी कंपनियों को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी कीमत कम हो गई है, उनके शेयर्स कम लोगों के पास हैं, लोगों ने बेच दिए हैं, या उनके शेयर्स के दाम गिर गए हैं। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ है? लोगों ने शेयर बेचे। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, जैसे उनमें सबसे ऊपर है चाइना, ये हमारी जान की आफत। ये जो है क्या कर रहा है इस समय? सिंस हमारे देश में तो कमजोरी है, अभी प्रोडक्शन हो नहीं रहा, लेकिन चाइना ने अपने यहाँ लॉकडाउन खोल दिया है, वहाँ पे थोड़ी राहत है। लॉकडाउन खोल दिया है, वहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, उनके पास पैसा भी है ठीक ठाक। तो उन्होंने इंडिया के अंदर जिन कंपनीज में शेयर खरीदे थे, जहाँ पर भी शेयर होल्डिंग थी इनकी, उन सभी कंपनीज में क्या हो रखा है कि अभी उनकी हालत सिंस खराब है, उनके शेयर्स के दाम कम है, कोई खरीद नहीं रहा है। तो जिसकी वजह से क्या है कि मार्केट में इनके शेयर्स कम है, सबके पास नहीं बटे हुए हैं। ठीक है। तो अब ये चाइना क्या कर सकता है? इन शेयर्स को, सिंस इसके पास पैसा है और भारत उसका पसंदीदा जगह है जिसको वो परेशान करना चाहता है, जिसको वो नीचे गिराना चाहता है, उसकी वजह से चाइना क्या कर सकता है कि वो इन कंपनीज के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स खरीद सकता है, और खरीद करके ऐसा भी कर सकता है कि 51% से ऊपर शेयर हो जाए उसके पास, तो वो भारत की कंपनियों का मालिक बन जाएगा, और ये सबसे खतरनाक स्थिति होगी। इसीलिए एफडीआई अमेंडमेंट किए गए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूल्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं। ठीक है। वो चेंजेस इसलिए किए गए हैं ताकि चाइना यहाँ पे एक्वायर न कर पाए कंपनीज को जो कमज़ोर हैं। ठीक है। और एक मज़ेदार चीज़ ये हुई है, खतरनाक चीज़ तो नहीं कहूँगा, क्योंकि 1.01% का स्टेक जो शेयर है, 1.01% का शेयर HDFC में, HDFC एक बैंक है, हाउसिंग फाइनेंस बैंक है, तो इस बैंक में 1.01% की जो भागीदारी है वो इस समय चाइना की है, जिसकी वजह से ये एक टेंशन की बात हो गई है कि क्या इसी तरीके से और भी कंपनीज में अगर ये शेयर बढ़ाता गया तो छोटी मोटी कंपनियां तो ये खरीद लेगा जो लिस्टेड हैं। ठीक है। इस वजह से एफडीआई के रूल में चेंज किया गया है। ठीक है। चाइना क्या कह रहा है? चाइना इसका अपोज कर रहा है। चाइना ये कह रहा है कि नहीं, ये जो एफडीआई के रूल में चेंज किया है भारत ने, ये एफडीआई के जो ओवरऑल दुनिया में जो एक्सेप्टेड, यानी जो स्वीकार्य नियम हैं, उन नियमों के विरोध में है। ठीक है। तो वो इसका विरोध कर रहा है। वो आगे चल के न्यूज़ बनती रहेगी, आप उसको देखते रहिएगा, क्योंकि रिटन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री एग्जाम में इससे कुछ ज़्यादा आने वाला नहीं है, और बहुत मुश्किल है कि इससे कुछ आए। ठीक है। तो चाइना को ध्यान में रखते हुए ही ये पॉलिसीज़ में चेंज किए गए हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और चेंज की गई है कि सपोज करो एक कंट्री है यूके के अंदर एक कंपनी है, यूके की कंपनी मुझसे कहती है कि मैं तो चाइना नहीं हूँ, मुझे आने दो, मैं तुम्हारे यहाँ शेयर खरीद रहा हूँ या मैं तुम्हारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि यूके की ये जो कंपनी मेरे यहाँ आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी में चाइना का कोई शेयर हो, या चाइना ने यूके में इन्वेस्ट कर रखा हो और अब यूके के थ्रू हमारे यहाँ आ रहा हो। अगर ऐसा है तो भी भारत सरकार इसको रोक रही है, इस पर रोक लगा रही है कि ऐसा नहीं होगा, आपको भारत सरकार की स्क्रूटनी के थ्रू जाना होगा। ऐसा नहीं है कि शेयर खरीद नहीं सकते, भारत सरकार की स्क्रूटनी होगी, भारत सरकार स्क्रूटनी करेगा, वो देखेगा कि क्या हम करने देने लायक है ये चीज़ या नहीं। तो भारत ने उसको स्क्रूटनी के अंदर डाल दिया है इन सारी चीज़ों को। पहले क्या होता था? पहले एक ऑटोमेटिक रूट था, उसमें क्या होता था कि आपको कुछ करना नहीं होता था, सरकार से नहीं पूछना होता था, आपके पास पैसा है, आप भारत सरकार को बता दीजिए कि हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, बाकी जो है आप यहाँ पर पैसे लगा दीजिए। वो ऑटोमेटिक रूट था। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगा सकता, जैसे कि आपका पावर का फील्ड है, उसके अलावा आपका
पावर तो नहीं, उसका फील्ड है, क्या कहते हैं उसको, सिक्योरिटी का, जो आर्मी है, आर्मी के जो हथियार हम बनाते हैं, उन हथियारों में, हथियार बनाने वाली कंपनियों में कोई अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता बाहर से। तो कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसमें किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट बाहर की देशों से नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे हो सकता था। तो वहाँ ऑटोमेटिक रूट था। तो उस ऑटोमेटिक रूट को भारत ने अभी पूरी तरह से बंद कर दिया है कि अपनी मर्जी से नहीं, आप मुझे बता करके, यानी भारत सरकार को बता करके ही कोई कदम उठा सकते हो किसी कंपनी को एक्वायर करने का, या उसके शेयर खरीदने का या बेचने का, शेयर खरीदने का, उसमें शेयर होल्डिंग खरीदने का। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये चेंज किए गए हैं। कारण आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों है ऐसा, क्योंकि चाइना बेहतर स्थिति में है इस समय भारत से, क्योंकि वहाँ लॉकडाउन खुल भी गया और पैसा उसके पास ऑब्वियसली हमसे ज़्यादा है। तो इस तरह की चीज़ें अगर वो करने लगा तो समस्या खड़ी हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये चीज़ की गई है। तो अभी इससे रिलेटेड न्यूज़ और आएंगी, चाइना कुछ अपोज करेगा, दुनिया के बाकी देश कुछ बोलेंगे, तो ऐसे कर करके बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। उनका आप एक पुलिंदा इकट्ठा कर लीजिएगा या उसको बस ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, ये पक्की बात है, ये नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस यही तीनों टॉपिक हैं और कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।